ठीक है। उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस की कुछ बेसिक चीजें बताई थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था दैट न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं, ठीक है, उनका नंबर कितना रहता है। आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस हुआ था। न्यूक्लियस की डेंसिटी बताई थी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, वो सब। लेकिन थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हुआ था शायद लास्ट टाइम, तो थोड़ा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आई थिंक यहाँ तक हुआ था डिस्कस, जस्ट चेक वंस। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कस हुआ था। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जो ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इन शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्सेस लिखा है मैंने। जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस मैंने कहा था कि दे आर 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स से 10⁻38 टाइम्स दे आर स्ट्रॉन्गर। यहाँ तक शायद हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। टिल दिस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। आज आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज जो डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एएमयू। ये भी आपने सुना होगा, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। क्या होता है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अगर एक सिंपल तरीके से बताऊं तो एएमयू क्या है मालूम है? ध्यान से सुनना। व्हाट इज एएमयू एक्चुअली? ये एक मास का एक यूनिट है। जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। वैसे ही एएमयू भी एक यूनिट है मास का। लेकिन एएमयू कितना होता है? हाउ मच इज 1 एएमयू? ठीक है। अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज जाए, मतलब टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन मिलता है तो वो ये है। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन देखो, 1 एएमयू इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ द कार्बन एटम। ये इसको पढ़ो ध्यान से। ये डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में भी ढूंढा होगा, आपको मिलता है केमिस्ट्री में भी ये डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 एएमयू को डिफाइन किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली? 1 एएमयू कितना होता है? ध्यान से देखो। अगर थोड़ा मीनिंग निकाले ना 1 एएमयू का कि वो क्या होता है एक्चुअली, 1 एएमयू इज एक्चुअली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। आपको मालूम है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो लगभग एक ही होते हैं। मतलब दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है ना, विच इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, उसी को 1 एएमयू कहा जाता है। एएमयू इज लाइक एवरेज ऑफ दिस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे हम लोग ये डेफिनेशन पे आएंगे? कैसे मतलब ये मतलब समझेगा, देखो। कार्बन C12 की बात की गई है डेफिनेशन में, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन C12 का मतलब है कि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं। ये कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स, 12 टोटल है न्यूक्लियॉन्स। टोटल 12 है, ठीक है। तो इसका टोटल 12 न्यूक्लियॉन्स है। इसका जो भी मास है, मतलब इट्स अ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। इट कंटेन द मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स। उसको 1/12 कर दिया ना, ये ऐसे 1/12। इफ यू टेक अ 1/12 ऑफ मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, तो अप्रोक्सीमेटली आपको क्या मिलेगा? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन ही मिलेगा वो, है ना। तो याद रखो एक्चुअली 1 एएमयू क्या होता है? इट्स इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है। 1 एएमयू को ऐसे डिनोट किया जाता है 1 यू, और उसकी वैल्यू तकरीबन इतनी होती है, लगभग इतना होता है 1 एएमयू, 1.66 into 10⁻⁻27 kg। अब इसको आपको यूज कहाँ पे करना है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। कभी भी आपको मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है, अगर एएमयू में गिवन है, मास ऑफ न्यूक्लियस आपको एएमयू में गिवन होगा। लेट्स से द मास ऑफ न्यूक्लियस इज 30 एएमयू, 30 एएमयू। तो 30 एएमयू को आप लिख सकते हो 30 टाइम्स 1.66 into 10⁻27 kg। एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस दिमाग में इतना रखो कि एएमयू जो होता है वो एक्चुअली में एक न्यूक्लियॉन का मास है। इट्स एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है। 1 एएमयू के बाद नेक्स्ट आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसका मतलब है कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, एंड इवन मास जो है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास अगर कुछ मास है
तो क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मास इज इक्वल टू द एनर्जी, मास किसी पर्टिकुलर एनर्जी की इक्वल है, द एनर्जी कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू मास। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, मतलब अगर आपके पास मास है तो इट इज एज गुड एज एनर्जी, एनर्जी है तो इट इज एज गुड एज मास, दैट इज कॉल्ड एनर्जी मास इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ध्यान से पढ़ो एक बार, मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आइंस्टाइन ने दिया था कि मास जो है ना वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, so it's a form of energy, so mass can be converted to energy by this formula, E equal to mc square। फॉर्मूला आपने नहीं मतलब आपको मालूम है ये फॉर्मूला तो आइंस्टाइन की गिवन है, इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं रहता है, डोंट वरी, इट्स अ फॉर्मूला गिवन बाय आइंस्टाइन, वेरी फेमस फॉर्मूला। अब इसमें देखो, इस फॉर्मूला के हिसाब से कोई भी मास जो है अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया तो एनर्जी विच विल बी रिलीज्ड इट विल बी इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। इसमें यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर 1 AMU लिखा है इधर, मतलब अगर 1 AMU का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, 1 AMU कन्वर्ट्स टू एनर्जी, तो इतनी एनर्जी निकलती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट इट इज, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना प्लीज। 1 AMU का जो मास है, 1 AMU मास अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ दिस 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखो ये भी ठीक है, ये भी याद कर सकते हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है, इफ दिस वन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रोटॉन का लिखा है मैंने, अगर एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाए तो इट इज 938.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो AMU का ही है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है, आपको जो नंबर्स गिवन होंगे MCQ में वो AMU में गिवन होंगे। 1 AMU जब कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, कीप इट इन माइंड, ठीक है, ये नोट कर लो। इसमें आपको कुछ डिफिकल्टी है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, आप बोलो, आई विल एक्सप्लेन दैट। ऐसी कोई चीज है जो नहीं क्लियर है आपको, अभी बोलो, आई विल मेक इट क्लियर। एनीबॉडी हैविंग डाउट? क्लियर है सब? सर ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लाइक मास दिया है? नहीं, सीधा मास इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन नहीं आते, आगे चल के एक टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, सुना होगा ना? हाँ सर। बाइंडिंग एनर्जी में ऐसा होता है कि एनर्जी उसमें आपको कोई रिएक्शन गिवन होगा कि रिएक्शन हुआ, उसमें बाइंड एनर्जी, उसमें कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे वो आपको एनर्जी कैलकुलेट करने को बोलेंगे, कितनी एनर्जी निकली, तो उस टाइम पे यूज कर, मतलब ये ऐसे सिंगली इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं आता है, इट इज कंबाइंड विद बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन के साथ कंबाइन होता है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आज एक, तो करते हैं, बट आगे करेंगे ओके फिलहाल। सर, थैंक यू। हाँ, ये कन्वर्जन याद रहेगा, 1 AMU इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, ठीक है, जो आपको MCQs के लिए ध्यान में होनी चाहिए वो बता देता हूँ। नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये भी क्लास में जब हमने लेक्चर्स लिए थे तभी डिस्कस किया था डिटेल में, आज तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, अगर ज्यादा अच्छे से इसको बोलें तो इसको बोलना चाहिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है, ठीक है, वो इसमें भी है, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट वगैरह, यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। हाँ, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी ग्रेविटेशन में है और जो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर है न्यूक्लियस में है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, मेन आइडिया तो सेम ही है दोनों बाइंडिंग एनर्जीज का, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इट्स एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। It's actually a minimum energy, minimum energy which is required to break the nucleus into its constituent nucleons.
आई थिंक इतना सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ने में समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है, कम से कम जो एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे होती है, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। प्रोसेस ध्यान से देखना, ये देखो, सपोज यहाँ पे देखो, ये जो 6 सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये 6 छोटे-छोटे सर्कल्स, ये एक्चुअली में 6 न्यूक्लियॉन्स हैं। 6 मैंने ऐसे ही कोई नंबर लिया है, 6 इज जस्ट फॉर एग्जांपल एनी नंबर आई हैव टेकन। सपोज ये जो 6 न्यूक्लियॉन्स हैं, देखो ये न्यूक्लियस यहाँ पर देखो, अलग-अलग है एक दूसरे से, मतलब दे आर इन फ्री स्टेट। अब सपोज ये जो न्यूक्लियस है ना, वो कंबाइन होके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया यहाँ पे। ये 6 न्यूक्लियस कंबाइन होके ये बन गया। ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक-एक न्यूक्लियन जो है ना, एक-एक न्यूक्लियन उसका मास है सपोज 1 AMU। 1 न्यूक्लियन का मास 1 AMU होता है। यहाँ पर 6 न्यूक्लियंस हैं, तो इनका मास कितना निकलना चाहिए? 6 AMU निकलना चाहिए इनका मास। सपोज इनका मास कंबाइन करके सपोज 6 AMU है। यहाँ पर ये कंबाइन होके ये बड़ा सा न्यूक्लियस बन गया ये। ठीक है, इस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? 6 न्यूक्लियॉन्स होंगे। ये ऐसा दिखेगा फिर। लिथियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। लिथियम में 6 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। सपोज ये लिथियम न्यूक्लियस बन गया, उसका मास कितना निकलना चाहिए? लॉजिकली सोचेंगे तो उसका मास 6 AMU निकलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इसका प्रैक्टिकली मास कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इतना आएगा, सपोज 5.8 AMU। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो बाद अब मास होना चाहिए 6 AMU, लेकिन न्यूक्लियस जब फॉर्म होता है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, 5.8 AMU मास निकल रहा है। थोड़ा समझो, तो मतलब बीच में से 0.2 AMU का मास गुम हो गया ना। कितना मास बीच में से गुम हो गया है ये फॉर्मेशन के टाइम पे? 0.2 AMU। ये देखो, तो उसको क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। याद करो, ये बताया था। मास डिफेक्ट इज नथिंग बट द मास विच इज लॉस्ट while the formation of nucleus। जब ये 6 न्यूक्लियन मिलके न्यूक्लियस बना, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तब 0.2 AMU का मास लॉस हो गया, ऐसा हम लोग मानते हैं। दिस थिंग हैपेंस। अभी बात है, नेचर जो है, हमारी जो नेचर होती है वो रिवर्सिबल होती है, सिमेट्रिक होती है। जब हम लोग, ये देखो यहाँ पे, जब ये रिएक्शन ऐसे ऑकर हुआ, जब हम इस डायरेक्शन में गए, ये देखो ऐसे, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में क्या हुआ? 0.2 AMU का मास लॉस हो गया। ठीक है, ये मास कहाँ गया मालूम है? दिस मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। दिस मास कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो जो मास डिफेक्ट है, इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम से। सी, डेल्टा एम इज अ सिंबल फॉर मास डिफेक्ट। तो ये मास किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो कितनी एनर्जी निकली होगी? इतनी एनर्जी निकली होगी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। If delta m converted to energy, how much energy will be released? Delta m into c square। ठीक है, तो इतनी एनर्जी निकल गई इस सिस्टम में से। कितनी? डेल्टा m into c स्क्वायर, mc स्क्वायर। ठीक है, निकल गई। अब न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अब रिवर्सिबल ऐसा होता है, अगर ये रिएक्शन ऐसे हो जाए, सपोज ऐसे जाए रिएक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब वापस ये न्यूक्लियस ब्रेक होके 6 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। इफ द रिएक्शन इज कैरिड इन द रिवर्स डायरेक्शन, वापस न्यूक्लियस ब्रेक होके 6 न्यूक्लियस बन जाए रिवर्स, तो उसके लिए फिर क्या होगा? जितना एनर्जी रिलीज हुआ था, उतना एनर्जी आपको वापस देना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ था? इतना एनर्जी रिलीज हुआ था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो उतना ही वापस देना पड़ेगा आपको इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए। तो how much energy you have to give to break the lithium nucleus into 6 nucleons? That will be delta m into c square only। So that is nothing but binding energy। तो यही बाइंडिंग एनर्जी होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जितना एनर्जी रिलीज हुआ था ना बीच में, उतना एनर्जी वापस देना पड़ेगा इस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी टू कैलकुलेट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखी है, बताई थी पहले भी। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन ही आपको गिवन होगा एमसीक्यूज में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझा दूं, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी 6 न्यूक्लियंस को तोड़ने के लिए लगेगी। इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 6 न्यूक्लियंस। ठीक है,
बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस 6 न्यूक्लियॉन्स। एक एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? इट विल बी डिवाइड बाय 6। बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय 6 करोगे तो इट विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग 1 न्यूक्लियॉन। उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है? इट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, लिखा है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है ना, इट्स अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होता है उतना वो न्यूक्लियस स्टेबल माना जाता है। जितना एनर्जी तुमको ज्यादा लगेगा तोड़ने के लिए उतना मतलब वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद होगा, टेक्स्ट बुक में भी प्लॉटेड है। वाई एक्सिस पे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट किया है। हर एक एलिमेंट का, हर एक न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग अलग होता है, यहाँ पे प्लॉट किया। और इधर मास नंबर प्लॉट किया है। मास नंबर भी हर एक न्यूक्लियस का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे जो लिथियम है, लिथियम का मास नंबर 6 है। ठीक है, सोडियम का जो मास नंबर है वो 23 है। इसे सुना होगा आपने। ठीक है, तो ऐसे हर एक का मास नंबर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मास नंबर प्लॉटेड है। तो 0 से लेके, यहाँ पर मैंने लिखे हैं 0 से लेके 28 तक जो एलिमेंट्स है ना, द एलिमेंट्स विच आर फ्रॉम 0 to 28। ठीक है, 28 या 30 भी ले सकते हो, अप्रोक्स 30 भी चलता है। 0 से 30 तक जो एलिमेंट्स है ना, जिनका मास नंबर 0 से 30 है, इनको लाइटर न्यूक्लियर कहा जाता है। दे आर लाइटर न्यूक्लियर। 28 से 138 तक जो न्यूक्लियस है, 28 से 138, इनको मीडियम न्यूक्लियर कहा जाता है, मीडियम साइज के न्यूक्लियस। 28 से 138 तक। 138 के आगे जो न्यूक्लियस है, जिनका मास नंबर मोर देन 138 है, उनको हैवी न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियर, फिर मीडियम न्यूक्लियर और फिर हैवियर न्यूक्लियर। अब इसमें कहा यह जाता है कि जो मीडियम न्यूक्लियस है ना, मीडियम शेप की न्यूक्लियस, मीडियम साइज की, विच इज फ्रॉम 28 to 138, ये वाला, इनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फॉर ए बिटवीन 28 to 138। इधर देखो, द बाइंडिंग एनर्जी इज क्वाइट हाई, लेकिन सबके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर विच न्यूक्लियर विच आर फ्रॉम 28 to 138 मीडियम। मतलब 28 से 138 तक जो है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा चेंज नहीं होती है। इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर्व विच इज 7.6, एवरेज है ऑलमोस्ट ये। बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ना वो आयरन के लिए है। वो फिगर में दिख रहा है, मैंने लिखा नहीं है। आयरन के लिए सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 8.7 तक है बाइंडिंग एनर्जी, 8.7 फॉर आयरन। नोट कर लो भले, बाइंडिंग एनर्जी फॉर आयरन इज 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयरन की जो न्यूक्लियस है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी 8.7 मैंने बताई। इट्स नॉट बाइंडिंग एनर्जी, इट्स अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आई एम टॉकिंग। पर न्यूक्लियन की बताई मैंने। ठीक है, रीजन ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी, जो न्यूक्लियर 40 से 180 के बीच में है, 40 से 180, ये देखो ये 28 है, 40 से थोड़ा आगे होगा 180। 40 से 180 तक जो न्यूक्लियंस है ना, यहाँ पर लगभग इतने वाले हो गए, इनकी स्टेबिलिटी ग्रेटर है क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी ग्रेटर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर है। दिस इज रीजन ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। जो मीडियम न्यूक्लियस होता है ना, मीडियम रेंज, मीडियम साइज के जो न्यूक्लियस है वही ज्यादा स्टेबल होते हैं। लाइटर न्यूक्लियर भी स्टेबल नहीं होते ना, हैवियर न्यूक्लियर आर आल्सो नॉट स्टेबल। हाँ, अब ये फॉर्मूला एक बार देख लो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला। द एनर्जी विच इज लिबरेटेड इन एनी रिएक्शन, एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, Q, the energy which is liberated, it's given by this formula: binding energy of products minus binding energy of reactants. Very useful formula while solving questions. एक बार नोट कर लो इसको पहले। दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू प्रूव इट। अब इसमें आप बोलेंगे Q क्या है? Q इज अ सिंबल फॉर द एनर्जी रिलीज्ड। Q इसकी सिंबल है एनर्जी रिलीज की। ठीक है, हो गया।
ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार. हाउ डज इट फॉर्मूला कम्स? लेट्स एक्सप्लेन दिस. सी, सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ए, ये भी एक न्यूक्लियस है बी, दोनों कंबाइन हो गए, ये न्यूक्लियस है, दोनों कंबाइन हो गए एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना है सी. इस रिएक्शन को आप न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हो. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन. मैं फ्यूजन के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिशन के लिए भी सेम लॉजिक है ऑलमोस्ट. ठीक है, ये फ्यूजन है सपोज. अब जो ए है ना, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, हाँ, सब एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी बाइंडिंग एनर्जी. जो बी है ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, लेट्स टेक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों कंबाइन होके इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ सी, राइट. सी की जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, एक एग्जांपल, अब आप बोलेंगे सर इसकी 100 है, इसकी 200 है, इसकी 300 होनी चाहिए. एक सेकेंड है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर 1 सेकेंड. सॉरी स्टूडेंट फॉर डिले. सो मैं ये कोई एग्जांपल डिस्कस कर रहा था. सपोज बाइंडिंग एनर्जी इसका 100 है, इसका बाइंडिंग एनर्जी 200 है, इसका सपोज अब आप बोलेंगे सर इसका 300 होना चाहिए. ठीक है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, बट ऐसे चलो ले लेते हैं, कुछ भी नहीं, 300 ऐसा तो, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं होता है. अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, सो इसमें मैंने अभी आपको लिखा कि जो एनर्जी रिलीज है, सपोज मुझे वो निकालनी है कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो कैसे मिलेगी. देखो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला से निकाल देते हैं. फॉर्मूला ये थी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. उस हिसाब से तो जीरो निकलेगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 300 है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है, 100 प्लस 200 है. इस हिसाब से तो फिर जीरो निकलेगी. तो इसलिए थोड़ा चेंज कर देते हैं. लेट्स से 300 नहीं लेते हैं, इसका 400 ले लेते हैं. ठीक है, ये 300 नहीं लेते हैं, लेट्स टेक इट एज 400. अब कितना होगा, अभी 100 आएगा. तो एनर्जी रिलीज माना जाएगा कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, अब आपको डाउट आएगा कि ये कैसे आई फॉर्मूला, हाउ कैन वी प्रूव दिस फॉर्मूला. तो थोड़ा समझा देता हूँ. एक बात बताओ, ये जो ए न्यूक्लियस था ना, ए न्यूक्लियस को पूरा तोड़ने के लिए 100 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बराबर. मतलब ए को अगर पूरा तोड़ना है तो 100 चाहिए, बी को पूरा तोड़ना है तो 200 चाहिए. तो ए और बी दोनों को जो पूरा तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द ए एंड बी कंप्लीटली, 300 चाहिए था. तो ए और बी को पूरा तोड़ने के लिए यू रिक्वायर 300, बराबर. ये 300 है, लेकिन आपने ए और बी को नहीं तोड़ा. इनफैक्ट ए और बी कंबाइन होके ये बन गया. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में इमेजिन करो कि अगर इस पूरे प्रोसेस में जस्ट इमेजिन करो कि 100 एनर्जी, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो गई. जस्ट एक एग्जांपल, 100 रिलीज हो गई. ठीक है, और फिर ये फॉर्म हो गया. तो अभी पता है सबसे पहले क्या होगा, ये जो फॉर्म हुआ ना, ठीक है, सी बन गया. अब मुझे सी की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है सपोज.
तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये जो 100 जो रिलीज हो गया, 100 एनर्जी रिलीज हो गई, सबसे पहले तो वो वापस देनी पड़ेगी। 100 सबसे पहले वापस देनी पड़ेगी, तब जाके ये वापस बी और ए बनेगा। और फिर बी और ए को तोड़ने के लिए 300 एनर्जी लगती है, बराबर। तो टोटल एनर्जी जो सी को तोड़ने के लिए लगेगी वो 400 होगी ना। सी को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 400। कैसे? जो 100 निकल गई वो 100 वापस देनी पड़ेगी, तब जाके सी वापस ए और बी में कन्वर्ट होगा। और फिर ए और बी को तोड़ने के लिए 300 लगती है, तो टोटल एनर्जी जो सी को लगेगी पूरा ब्रेक करने के लिए वो 400 होगी ना। जो 100 निकली वो तुमको वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। 100 निकली, यू हैव टू गिव इट बैक, 100 देनी पड़ेगी, तब जाके सी विल स्प्लिट इनटू ए एंड बी। और फिर ए और बी को तोड़ने के लिए 300 लगती है, तो टोटल एनर्जी जो सी को तोड़ने के लिए लगेगी वो 400 आएगी ना, विच इज दिस वन। तो ये काम करता है फॉर्मूला। बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी है ना प्रोडक्ट की, उसमें से बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट्स की हटा दो तो आपको एनर्जी रिलीज मिल जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज की फॉर्मूला है। अगर एनर्जी रिलीज नेगेटिव में आ रही है, बाय चांस सपोज इज एनर्जी कमिंग इन नेगेटिव, अगर एनर्जी रिलीज नेगेटिव में आ रही है मतलब वो एनर्जी रिलीज है ही नहीं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है इन द रिएक्शन। ऐसा केमिस्ट्री में भी होता है, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखो, इसको कैसे यूज करना है, okay? और जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको कभी कभी क्यू भी कहते हैं, क्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वो अल्फा बीटे, अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, वो सब, बोला ये याद होगा, आई एम श्योर अल्फा बीटा गामा डी के क्या होते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको रीड करो प्लीज, एंड इफ डाउट इज देयर यू प्लीज आस्क। इतना रीड करो सबसे पहले। ये यहाँ तक रीड करो। सर बोलो। सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया है, थोड़ा जूम इन। ब्लर हो रहा है? हाँ सर ब्लर हो रहा है। एक सेकंड, 1 सेकंड। आप लोग ने अभी क्लास में आना शुरू कर दिया? ऑफलाइन आते हो क्या क्लास में? प्रीलिम्स और आप लोग टेस्ट लिखने क्लासेस में के आते लिए। हो? हाँ सर। लेक्चर्स, कोई भी अभी लेक्चर हुआ है क्या ऑफलाइन में एक बार भी? नहीं, बट प्रीलिम्स और टेस्ट लिखने के लिए आते हैं। ठीक है। चलिए, कुछ बताया कब स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ? नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलेगा। अभी कुछ शायद डिसीजन आया नहीं होगा गवर्नमेंट का, लेट्स सी, ठीक है। स्टूडेंट ये पूरा रीड कर लो एक बार यहाँ तक। अभी दिख रहा है क्या? देखो, सर अभी भी स्क्रीन ब्लर है। ये आपके लेक्चर में पता नहीं क्यों हो रहा है। सच बताओ, इवनिंग में कभी नहीं होता है, 11th की बैच में कभी भी एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आया ये। मॉर्निंग में पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट बताओ, क्लियर नहीं है क्या? ब्लर है सर। यस सर, स्क्रीन ब्लर है। एक सेकंड, फिर मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, 1 मिनट, शायद हो जाए उससे ठीक।
अच्छा, आप देखो दिख रहा है क्या? अभी कुछ ज्यादा ही हो गया सर। ज्यादा अनक्लियर हो गया अभी? हाँ। एक मिनट रुको। रीडेबल नहीं है? जो रीड मतलब नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? नहीं सर, वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स ही दिख रहे हैं सर, बहुत ब्लैक। देखो भी नहीं। नहीं सर, थोड़ा जूम इन करो तो होगा शायद। मैंने जूम ही नहीं किया है। ये देखो। नहीं सर, ब्लर है। आपके मॉर्निंग में ही होता है, पता नहीं क्यों। इवनिंग में बिल्कुल अल्फा बीटा डी के में डिस्कस कर रहा था एक बार। ये आपको मालूम है, मैंने टॉपिक क्लास में कराया था, अल्फा बीटा गामा डी के। एक बार ये यहाँ तक रीड कर लो जो लिखा है प्लीज। इसमें कोई ऐसे डाउट वाली पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रही तो बोलो। क्लियर है यहाँ तक? जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो Z ड्रॉप्स बाय 2 एंड A ड्रॉप्स बाय 4, ये मालूम है क्या? यस सर। हाँ, उसके बाद देखो, ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मतलब एमसीक्यू वगैरह के लिए काम आता है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये न्यू पॉइंट लिखा है, सी। अल्फा डीके क्या होता है? जब कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस में से, उसको अल्फा डीके कहते हैं। ये देखो, सपोज ये जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पे है। इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया। जब अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया तो मैंने बोला कि वो जो इसका Z है, Z बिकम Z-2, और जो A है इसका, A मतलब मास नंबर बोलते हैं, A बिकम A-4। ये नया न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। लेट्स से ये X था, अभी नया न्यूक्लियस बन गया Y। अगर ये देखो Z चेंज हो गया ना, इसका Z चेंज होने पे न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, इट्स न्यू न्यूक्लियस नाउ। इसके साथ अल्फा पार्टिकल निकलता है, प्लस इसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, वो एनर्जी को Q बोलते हैं, बराबर? द एनर्जी विच इज रिलीज, इट इज नोन एज Q। अभी हमको ये Q कैलकुलेट करना है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द Q, ठीक है? तो तरीका क्या है, ध्यान से देखो। व्हाट्स द मेथड इन दिस? एनर्जी रिलीज होते वो देखना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ। मोमेंटम बिफोर एमिशन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एमिशन, ठीक है? जैसे वो नहीं, बुलेट में, गन में से बुलेट फायर करते हो तो गन और बुलेट सिस्टम पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हो। वैसे ही यहाँ पर है, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को फायर किया है, ठीक है? तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का जो सिस्टम है, इस पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उस हिसाब से आपको याद होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिया जाता है। देखो इनिशियली ये न्यूक्लियस रेस्ट पे था ना, इनिशियली न्यूक्लियस वाज एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? इनिशियली 0 हुआ, 0। फाइनल मोमेंटम, फाइनली ये काम करते हैं, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम देखो ऐसे निकलेगा, ये देखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ दिस y न्यूक्लियस, वेलोसिटी ऑफ दिस y न्यूक्लियस, बराबर? ये हुआ ना फाइनल मोमेंटम, ठीक है? तो ये जो m इंटू वी है, इसको मोमेंटम बोलते हैं। इसको डिनोट करता हूँ P से। P इज अ सिंबल फॉर मोमेंटम। तो ये हो गया P ऑफ द y न्यूक्लियस इक्वल टू माइनस ऑफ P ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों जो मोमेंटम है,
मोमेंटम ऑफ द वाई न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इक्वल है दोनों। माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि दोनों ऑपोजिट है। बट इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में मोमेंटम ऑफ द वाई न्यूक्लियस इज सेम एज मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसमें जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि वाई क्या है सर, तो ये देख लो, ये वाई है ना, तो ये दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। देखो ये जो आपको ये मालूम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी का ऐसे दिया जाता है, p²/2m, आपको मालूम है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी गिवन बाय p ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into मास ऑफ अल्फा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द y न्यूक्लियस will be given by p²/2m, लेकिन y के लिए ना, ऐसा, ये देखो, ठीक है। अब क्लियर विद दिस? हाँ, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखो इस चीज को। अब अगर इनका रेशियो निकाले, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ y न्यूक्लियस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा न्यूक्लियस, इन दोनों का रेशियो निकाले। जब रेशियो निकालेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का p इक्वल है ना। तो अब रेशियो निकालो अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस मास ना, k और मास में इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये ऐसा आएगा, बराबर। देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग 4 ले सकते हैं, इसका मास नंबर 4 है ना। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियस, इसका मास हम लोग 4 AMU ले सकते हैं। और जो y न्यूक्लियस है ना, इसका मास हम लोग A-4 ले सकते हैं। इसका मास ऑफ y न्यूक्लियस विल बी A-4। एक्चुअली दोनों AMUs में है, ये 4 AMU और ये A-4 AMU, रेशियो में ये आएगा। तो ये है रेशियो ऑफ KY/K अल्फा, ठीक है। पहले तुम एक काम करो, यहां तक समझ के लो पहले, बाकी इसके बाद बस 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहले यहां तक क्लियर करके लो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थरोली कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है तो पहले पूछो, नहीं है डाउट, ठीक। तो ये नोट कर लेगा, नोट करके लो। हमारा मेन फाइंड आउट क्या करना है, हमको क्यू वैल्यू फाइंड करनी है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो फाइंड करनी है इसमें। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, नोट कर लो। सर मैंने, हाँ बोलो। सर ब्लर होते जा रहा है वो। बुक को सर आप मतलब एक ही स्टेबल में रखो, ऐसा हिलाएंगे ना तभी ये ब्लरनेस बढ़ता है। अभी देखो, अभी ब्लर है सर। हाँ अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है ऐसे। जब क्लियर हो जाए तो मेरे को बताना, जब पूरा क्लियर हो जाए। बहुत परेशानी है, आपका ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या है ये? हो रहा है क्लियर? थोड़ा थोड़ा बीच में क्लियर होता है। नहीं फिर ऐसा नहीं चलेगा ना, हम तो फिर कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, और क्या करूँ फिर मैं। देखो अगर नहीं दिख रहा है तो बोल दो, मतलब नहीं है आगे बढ़ के। तो मैं सोचूंगा टॉपिक हो गया, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। फिर नहीं दिख रहा है पूरा तो बोल दो, फिर क्या करें। सर ब्लर है, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या पता है। बाकी स्टूडेंट बताओ। Blur है सर। तो बोल नहीं रहे, खाली आकांक्षा बोल रही है, उसका खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बोलना? आप लोगों को ब्लर वलर सब चल जाता है ऐसे।
हाँ, ब्लर तो बोल नहीं सकते क्या? खाली आकांक्षा का ड्यूटी है वो बोलना। उसको क्या पैसे मिल रहे हैं क्या ये बोलने के लिए? उसका ड्यूटी है खाली, आपका ड्यूटी नहीं है। शेतेंद्र जो है वो काफी हाई फाई बातें कर रहे हैं, वो आपका बैंडविड्थ लोअर है। बराबर है शेतेंद्र, लेकिन